मैं डॉक्टर महेंद्र कुमार शर्मा, सहायक प्राध्यापक इतिहास, शासकीय दूधाधारी बजरंग महिला महाविद्यालय रायपुर। आज मैं क्रीमिया के युद्ध के कारण एवं परिणाम पर चर्चा करने जा रहा हूँ। क्रीमिया का युद्ध विश्व इतिहास की एक अत्यंत महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है। विद्वानों का मानना है कि यह युद्ध बेकार में लड़ा गया युद्ध था। वास्तव में यूरोपीय राष्ट्रों की पारस्परिक स्वार्थपूर्ण नीति ने क्रीमिया के युद्ध को जन्म दिया था। टर्की का साम्राज्य विशाल था, लेकिन अपने विशाल साम्राज्य को टर्की के सुल्तान संभाल नहीं पा रहे थे। टर्की में चारों तरफ असंतोष का वातावरण फैला हुआ था। यूरोपीय राष्ट्र टर्की के साम्राज्य को निगल लेना चाहते थे। रूस, ऑस्ट्रिया, इंग्लैंड, फ्रांस सभी के हित टर्की में टकराते थे और यही कारण रहा कि कालांतर में हम देखते हैं कि क्रीमिया का युद्ध इसी यूरोपीय राष्ट्रों की पारस्परिक स्वार्थ का एक प्रकार से परिणति रहा। तो आज हम चर्चा करने जा रहे हैं क्रीमिया युद्ध के कारण एवं परिणाम, उस पर चर्चा करेंगे। क्रीमिया युद्ध के घटनाएं, उस पर अध्ययन करेंगे और साथ ही साथ क्रीमिया युद्ध के परिणाम पर चर्चा करने जा रहे हैं। पहला है नेपोलियन तृतीय की महत्वाकांक्षा। 1848 ईस्वी में नेपोलियन तृतीय ने फ्रांस के गणतंत्र का अंत करके अपने को सम्राट बना लिया। आप सभी जानते हैं कि किस प्रकार से वीना कांग्रेस के पश्चात फ्रांस में नेपोलियन तृतीय के साम्राज्य हुआ और गणतंत्र की स्थापना हुई थी। लेकिन कालांतर में गणतंत्र के स्थान पर नेपोलियन तृतीय ने पुनः राजतंत्र प्रारंभ कर दिया था। फ्रांस की प्रतिष्ठा में वृद्धि कर देगा और वह इसके लिए अवसर की तलाश कर रहा था। उन्होंने यह अवसर पूर्वी समस्या में देखा, जिसके संबंध में रूस और इंग्लैंड में प्रतिद्वंदिता बनी हुई थी। अतः वो चाहता था, ऐसी स्थिति में चाहता था कि वो किसी न किसी बहाने पूर्वी समस्या के मामले में हस्तक्षेप करे और युद्ध के द्वारा वह फ्रांस की खोई हुई प्रतिष्ठा को पुनः स्थापित कर सके। दूसरा कारण था निकोलस एवं नेपोलियन का विद्वेष। रूस का सम्राट जार निकोलस प्रथम फ्रांस के नेपोलियन तृतीय को मेरे प्रिय मित्र के नाम से पुकारता था। दोनों सम्राटों का कालांतर में मतभेद शुरू हो गया। इस पारस्परिक मतभेद ने पूर्वी समस्या को और जटिल बनाने का कार्य कर दिया। अंत में उसके समाधान के लिए युद्ध होना आवश्यक था। तो इस प्रकार से ये कारण भी महत्वपूर्ण था। नेपोलियन और निकोलस का पारस्परिक प्रतिद्वंदिता भी क्रीमिया युद्ध का एक महत्वपूर्ण कारण रहा। निकोलस की स्वार्थपूर्ण योजना। बहुत समय पूर्व से निकोलस की दृष्टि टर्की साम्राज्य पर लगी हुई थी। उसे पूर्ण विश्वास था कि पतन की ओर अग्रसर होने वाला यह टर्की साम्राज्य किसी न किसी दिन अवश्य समाप्त हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में वह पूरे टर्की साम्राज्य को निगल लेना चाहता था। तुर्की के इस संबंध में इस प्रकार के विचार निकोलस ने रखी थी। उसकी योजना पूरी तरह से टर्की साम्राज्य को आपस में बांट लेने की थी, लेकिन निकोलस की योजना को इंग्लैंड ने समर्थन नहीं दिया। उन्होंने इसका विरोध किया। कालांतर में निकोलस ने इस निर्णय से क्रोधित होकर युद्ध की तैयारी करना प्रारंभ कर दिया। फिर आता है तुर्की की निर्बलता। तुर्की का विशाल साम्राज्य उत्तम प्रशासन के अभाव में निरंतर निर्बल होता चला जा रहा था। उसकी इस निर्बलता का लाभ उठाकर सर्बिया, यूनान, मिस्र आदि अधीनस्थ देश विद्रोह करके स्वतंत्रता प्राप्त कर चुके थे। यदि वे तुर्की की निर्बलता का लाभ उठा सकते थे तो अन्य देश भी अपने को लाभान्वित कर सकते थे। ऐसी विचारधारा पूरे यूरोपीय राष्ट्रों की थी। इन देशों में मुख्य था रूस, जो बहुत समय पहले से तुर्की पर अपना अधिकार स्थापित करना चाह रहा था और अधिकार स्थापित करके अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाह रहा था। ऐसी स्थिति में वह किसी न किसी बहाने से युद्ध प्रारंभ करके अपनी इच्छा को पूर्ण करने के लिए लालायित था। आगे है
पवित्र स्थानों के लिए झगड़े। पवित्र स्थानों से अभिप्राय था बेथलेहम का गिरजाघर। 1740 ईस्वी की एक संधि के अनुसार फ्रांस का रोमन कैथोलिक का संरक्षण प्राप्त हो गया था। फ्रांस की क्रांति से लाभ उठाकर यूनानियों ने छोटे दरवाजे की चाबी रोमन कैथोलिकों को दे दी और मुख्य द्वार की चाबी स्वयं ले ली। जब नेपोलियन तृतीय फ्रांस का सम्राट बना तब उसने पोप और रोमन कैथोलिकों को प्रसन्न करने के लिए गिरजाघर की मुख्य द्वार की चाबी फिर से पोप को प्रदान कर दी। जार निकोलस ने यूनानी पाद्रिकों का समर्थक होने के कारण इस मांग का विरोध किया। साथ ही उसने ये भी मांग की कि पवित्र स्थानों पर उसका संरक्षण स्वीकार किया जाए। फ्रांस की मांग का इंग्लैंड, स्पेन, ऑस्ट्रिया और अन्य यूरोप कैथोलिक देशों ने विरोध किया। अतः तुर्की के सुल्तान ने फ्रांस की मांग को स्वीकार कर ली। ऐसी स्थिति में क्रोधित होकर जार निकोलस ने तुर्की के विरुद्ध युद्ध प्रारंभ करके क्रीमिया के युद्ध का सूत्रपात किया। इस प्रकार से हम देखते हैं कि पवित्र स्थानों के झगड़े भी क्रीमिया युद्ध का एक महत्वपूर्ण कारण रहा। रूस के संरक्षण की अस्वीकृति। पवित्र स्थानों का संरक्षण नहीं मिलने के कारण निकोलस ने तुर्की से एक अन्य मांग की कि उसे तुर्की के सब यूनानी ईसाइयों का संरक्षक माना जाए, किंतु तुर्की के सुल्तान इस पर किसी भी प्रकार से इसको अस्वीकृत कर दिया। अंग्रेजी राजदूत स्टेटफोर्ड का इतना अधिक प्रभाव टर्की के सुल्तान पर था कि रूस की मांग को उन्होंने अनदेखा कर दिया। ये बात जार निकोलस को बहुत ही बुरा लगा और उन्होंने फिर तुर्की के विरुद्ध युद्ध की तैयारी करना प्रारंभ कर दिया, क्योंकि रूस का जार अत्यंत क्रोधित हुआ इस घटना से और यही क्रीमिया के युद्ध का तत्कालिक कारण माना जाता है। रूस का मालडेविया व वेलेसिया पर अधिकार। इतिहासकार मोबट ने लिखा है कि रूस के जार ने युद्ध की सब तैयारियां पहले ही कर ली थी। सुल्तान द्वारा यूनानी ईसाइयों पर अपना संरक्षण अस्वीकार किए जाने पर उसने जुलाई 1853 ईस्वी में अपनी सेनाओं को भेजकर तुर्की के दो प्रदेशों मालडेविया और वेलेसिया पर अधिकार कर लिया। तुर्की द्वारा मालडेविया व वेलेसिया की मांग। 4 अक्टूबर 1853 ईस्वी को तुर्की के सुल्तान ने रूस से अपने दोनों प्रदेश मालडेविया और वेलेसिया को खाली करने की मांग की थी। रूस द्वारा इस मांग के अस्वीकार किए जाने पर तुर्की ने 23 अक्टूबर 1853 ईस्वी को युद्ध की घोषणा कर दी। किसके खिलाफ? रूस के खिलाफ। इस प्रकार से क्रीमिया का युद्ध अवश्यंभावी हो गया। युद्ध की घटनाएं। क्रीमिया के युद्ध की घटनाओं को हम 2 भागों में विभाजित करके अध्ययन करेंगे। पहला 1853 ईस्वी से 1854 ईस्वी। इस युद्ध में केवल रूस और तुर्की ने भाग लिया। युद्ध की दूसरा भाग 1854 ईस्वी से 1856 ईस्वी तक चला और इस युद्ध में रूस और टर्की के अतिरिक्त टर्की के पक्ष में यूरोपीय देश जिसमें फ्रांस, इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया जैसे शक्तिशाली देश भी भाग लिए थे। इस प्रकार से क्रीमिया का युद्ध 2 भागों में बांटकर अध्ययन कर रहे हैं। प्रथम भाग जो 1853 से 1854 ईस्वी तक रहा, 23 अक्टूबर 1853 से 28 मार्च 1854 ईस्वी तक केवल तुर्की और रूस में युद्ध हुआ। तुर्की ने डेन्यूब नदी के तट पर स्थित रूसी सेनाओं पर जोरदार आक्रमण कर दिया। 30 नवंबर 1853 ईस्वी को तुर्की के जहाजी बेड़ा को रूस के जहाजी बेड़ा ने बुरी तरह से पराजित कर दिया। इस प्रकार से हम देखते हैं कि टर्की रूस के हाथों पराजित हो गया। अन्य देशों का युद्ध में प्रवेश। रूस द्वारा तुर्की बेड़े का विनाश फ्रांस और इंग्लैंड के लिए चुनौती था।
दोनों देशों के सम्मिलित बेड़े को काला सागर में तुर्की ने प्रवेश करने की अनुमति प्रदान कर दी। ऑस्ट्रिया ने इन दोनों राष्ट्रों को, फ्रांस और इंग्लैंड को, यह आश्वासन दिया कि जो भी जरूरत सेना की पड़े वो समय पर उनको सहयोग प्रदान करेगा। इस प्रकार से फ्रांस, इंग्लैंड और ऑस्ट्रिया रूस के खिलाफ टर्की के पक्ष में युद्ध में जा भिड़े। कालांतर में फ्रांस और इंग्लैंड ने 27 फरवरी 1854 ईस्वी को रूस से मोल्डेविया और वेलेसिया खाली करने के लिए कहा। रूस ने इस मांग को अस्वीकार कर दिया और ऐसी स्थिति में 28 मार्च 1854 ईस्वी को इन देशों ने रूस के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। द्वितीय भाग 1854 से 1856 ईस्वी तक। अपने विरुद्ध यूरोप के शक्तिशाली राष्ट्रों को युद्ध के लिए तैयार देखकर रूस ने मोल्डेविया और वेलेसिया के प्रदेशों को खाली कर दिया। इस प्रकार ये युद्ध टल जाना था, लेकिन यह युद्ध अवश्यंभावी था। इस युद्ध को होना ही था। ब्रिटिश सेना लॉर्ड लेगनन और फ्रांसीसी सेना मार्शल सेंट एर्नाट की अधीनता में 14 सितंबर 1854 ईस्वी को क्रीमिया पहुंच गई और क्रीमिया पहुंचने के बाद उन्होंने रूस की सेना पर आक्रमण कर दिया। ये विश्व इतिहास में आल्मा के युद्ध के नाम से जाना जाता है। इस युद्ध में रूसी सेना बुरी तरह से पराजित हुआ। आगे बढ़कर इन मित्र सेनाओं ने बेला कुलावा में भी रूस के विरुद्ध युद्ध किया। ये मौसम सर्दी का था। शीत ऋतु होने के कारण मित्र राष्ट्रों की सेना को अपार क्षति उठानी पड़ी थी। उनके सैनिकों को अनेक कष्टों का सामना करना पड़ा था। 9000 सैनिक उनके सर्दी के कारण मारे गए थे। साथ ही साथ 13000 सैनिक विभिन्न प्रकार के रोगों से मर गए। इस प्रकार से मित्र राष्ट्रों ने रूस पर विजय तो प्राप्त की, लेकिन उसे इस संघर्ष में काफी क्षति उठाना पड़ा था। मित्र राष्ट्रों ने रूस को बिल्कुल निशक्त कर दिया और इस प्रकार से 20 मार्च 1856 ईस्वी को पेरिस की संधि स्वीकार कर ली गई। पेरिस की संधि 1856 की पेरिस की संधि की प्रमुख धाराएं निम्नांकित थी। पहला, रूस और तुर्की द्वारा एक दूसरे के जीते गए प्रदेशों को वापस कर दिया जाए। दूसरा, रूस के सेवास्टोपोल के दुर्ग का पुनः निर्माण करने की आज्ञा न दी जाए। तीसरा, डार्डेनेल्स में तुर्की के अलावा और किसी देश के युद्धपोतों को प्रवेश करने की आज्ञा न दी जाए। चौथा, रूस और तुर्की को काला सागर में जहाजी बेड़ा रखने की आज्ञा न दी जाए। पांचवा, मोल्डेविया, वेलेसिया और सर्बिया को तुर्की के सुल्तान के नाम मात्र के संरक्षण में पूर्ण रूप से स्वतंत्र कर दिया जाए। छठवां था, डैन्यूब नदी में सभी देशों के जहाजों को चलने की अनुमति दी जाए। सातवां, फ्रांस और इंग्लैंड द्वारा भविष्य में नॉर्वे और स्वीडन की रूस के आक्रमण से रक्षा की जाए। संधि की 8वीं धारा थी, रूस को तुर्क के यूनानी ईसाइयों पर किसी प्रकार का संरक्षण न दिया जाए। और अंतिम था, तुर्की के सुल्तान द्वारा अपनी ईसाई प्रजा की दशा में सुधार किया जाए। इस प्रकार से पेरिस की संधि संपन्न हुई थी। पेरिस कहाँ है? फ्रांस की राजधानी। परिणाम, हम क्रीमिया युद्ध के परिणाम पर चर्चा कर रहे हैं। ब्रिटिश नेता सर रॉबर्ट मारिया ने इस बारे में लिखा है कि यह एक ऐसा आधुनिक युद्ध था जो पूर्णतः बेकार लड़ा गया। इसी प्रकार के विचार फ्रांसीसी लेखक थिये ने भी दिया है। वे कहते हैं कि क्रीमिया का युद्ध घटिया, शोक संतप्त और मनहूस पादरियों को एक धार्मिक गुफा की चाबियां सौंपने का युद्ध था। इस युद्ध को व्यर्थ और बेकार इसलिए माना जाता है क्योंकि इसमें ना तो तुर्की साम्राज्य को विघटन से बचाया जा सका और ना रूस की साम्राज्यवादी मंसूबा को सदा के लिए नियंत्रित किया जा सका। तुर्की साम्राज्य की ईसाई प्रजा पर अत्याचार अभी भी होता रहा। पीटमंट सार्डिनिया को क्रीमिया युद्ध से लाभ हुआ। अब हम लाभ पर चर्चा कर रहे हैं और इटली के एकीकरण के प्रश्न को
अब अंतर्राष्ट्रीय प्रश्न बना दिया गया। ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बन गया। इतना ही नहीं, क्रीमिया युद्ध ने 1815 की वीना व्यवस्था की नींव हिला दी। वीना व्यवस्था कब की गई थी आप सबको पता है? नेपोलियन महान ने जिस प्रकार से यूरोप के मानचित्र को छत विछत कर दिया था, अपने सैन्य अभियान से उन्होंने यूरोप में हाहाकार मचाया हुआ था। और ऐसी स्थिति में जब नेपोलियन महान 1815 ईस्वी में पराजित हुआ, तो ऐसी स्थिति में यूरोपीय राष्ट्रों ने ऑस्ट्रिया की राजधानी वीना में एक कांग्रेस आयोजित की थी। और कांग्रेस के द्वारा जो निर्णय लिए गए थे, उसमें यह कहा गया था कि इस निर्णय के द्वारा यूरोप में शांति स्थापित की जाएगी। लेकिन क्रीमिया के युद्ध ने इस वीना व्यवस्था को भी हिला दिया था। इस युद्ध से एक महत्वपूर्ण संस्था का जन्म हुआ, जिसे हम रेड क्रॉस के नाम से जानते हैं। इस संबंध में फ्लोरेंस नाइटिंगेल का नाम विशेष रूप से देखने को मिलता है। उसने घायल सैनिकों की सेवा किया था। यह पहला युद्ध था जिसमें महिलाओं ने युद्ध सैनिक नर्सों के रूप में भाग लिया था। यह पहला युद्ध था जिसका पूरा लेखा जोखा संवाददाताओं द्वारा अखबारों में प्रस्तुत किया गया था। ये वो पहला युद्ध था जिसमें ब्रिटेन और फ्रांस एक साथ एक पक्ष की ओर से लड़े, क्योंकि वो समझते थे पूर्वी भूमध्य सागर में उनके हितों को रूस से खतरा है। इस प्रकार हम देखते हैं कि क्रीमिया का युद्ध यूरोपीय राष्ट्रों की पारस्परिक स्वार्थ का परिणाम रहा। टर्की साम्राज्य की निर्बलता ने यूरोपीय राष्ट्रों को टर्की में हस्तक्षेप करने का अवसर प्रदान किया। जहां टर्की स्वयं अपने अधीनस्थ राज्यों की स्वतंत्रता से निर्बल होता जा रहा था, वहीं यूरोपीय राष्ट्रों की स्वार्थपरता साम्राज्यवादी नीति ने उसे और अधिक निर्बल बना दिया, और जिसका परिणाम कालांतर में हम क्रीमिया के युद्ध के रूप में देखते हैं, जिसमें रूस की कालांतर में पराजय हुई और मित्र राष्ट्रों की विजय ने रूस की महत्वाकांक्षा साम्राज्यवादी लिप्सा को रोकने में सफलता प्राप्त की। लेकिन इसका बदला रूस अवश्य लेना चाहता था, और जिसका कालांतर में परिणाम हम प्रथम विश्व युद्ध के रूप में देखते हैं। धन्यवाद।